बयाने पवार अडानी को लेकर विपक्ष में डरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। सियासत के दंगल में कब कौन सा दांव चल दे ये किसी को पता नहीं होता। शरद पवार का ये नया दांव भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बीते 2-3 महीने से लगातार एक माहौल खड़ा किया जा रहा था और अब शरद पवार का यह बयान उस माहौल में एक नया सवाल खड़ा करता है। अडानी के जिस मसले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष के तेवर तल्ख रहे, 2024 को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्लानिंग बन रही थी, उसी मसले को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने क्या उस माहौल के गुब्बारे को पंक्चर कर दिया, उसकी हवा निकाल दी। दरअसल पवार की माने तो अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पवार का यह बयान यूं ही नहीं है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल तो कांग्रेस के खेमे में पवार के बयान का रेसा निकालकर विश्लेषण किया जा रहा है, उनकी निजी राय बताया जा रहा है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया, इसके क्या मायने हैं। लेकिन सरकार और बीजेपी के लिए खबर दरअसल एक खबर नहीं है, बल्कि खुशखबरी के तौर पर है और तमाम बीजेपी के नेताओं के चेहरे जो हैं वो आज मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। खैर, दंगल में आज सवाल का हिसाब होगा, कई सारे सवाल पूछेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि शरद पवार के इस बयान को लेकर आप ये खबर समझ सकें। उसके बाद होंगे आपके सवाल जो हम पूछेंगे नेताओं से। विपक्ष के इसी नारेबाजी के बीच एक और आवाज गूंजने लगी, जिस अडानी को लेकर राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है, उसी मसले पर आ गया है ट्विस्ट। जेपीसी की मांग कर रहे विपक्ष के बलून को शरद पवार ने फोड़ दिया है। जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस वजह से कोई भी आसन का फायदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। महाराष्ट्र नहीं, देश की सियासत में शरद पवार का रसूख किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खुलेआम अडानी का साथ देकर पवार ने कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के छाता तले कांग्रेस शिवसेना के साथ एनसीपी सत्ता में रह चुकी है और यूपीए सरकार के वक्त एनसीपी केंद्र में अहम किरदार निभा चुकी है। लेकिन पवार की ये गुगली कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों को भारी पड़ गई। पूरा विपक्ष खड़ा है, वहाँ शिवसेना खड़ी है जी। पवार साहब की अलग राय हो सकती है जी, और अगर होती है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई दरार आ जाएगा। डेमोक्रेसी है, हाँ। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, हाँ। आज भी शरद पवार साहब विपक्ष के प्रमुख नेता रहेंगे और है। गौतम अडानी का जो मामला है उस बारे में पवार साहब और उनकी पार्टी, ममता दीदी और उनकी पार्टी का सबसे अलग भूमिका रही पहले दिन से। उसका मतलब विपक्ष में कोई फूट या टूट नहीं हो गई। ये शरद पवार साहब का अपना व्यक्तिगत जो भी मत है, उन्होंने अपनी बात कही, पर हम किसी व्यक्ति या किसी घराने या किसी इंडिविजुअल पर निशाना नहीं साध रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों को एक अडानी ग्रुप के मिला, तो उस पैसे का मालिक कौन है? क्या ये देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? हालांकि शरद पवार के भतीजे अजित पवार अब लीपापोती कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब भी खुद को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहती। शेवटी पवार साहेब आमचे सर्वोच्च नेते आहेत। पवार साहेबांनी एखादी भूमिका मांडली तर आमच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेत्यांनी भूमिका मांडल्यानंतर पुन्हा आम्ही त्याच्याबद्दल बोलू शकत नाही। ती त्यांची भूमिका आहे, तीच आमची पक्षाची भूमिका है, तीच आमची सर्वांची भूमिका है। हम शरद पवार जी के वो उनका व्यक्तिगत, उनके पार्टी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। कांग्रेस जनता की आवाज बनकर ये मुद्दे उठाएंगे और हमें एडनबर्ग का रिपोर्ट जो हो
उसने भी जो चैलेंज किया है उसमें अभी भी अदानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये सवाल आगे बढ़ते जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो सवाल है। और इसलिए इसमें हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमें जेपीसी चाहिए और जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जनता को एक एक पैसा का हिसाब सरकार ने देना चाहिए, यह भूमिका कांग्रेस पार्टी की। अब सवाल उठता है कि आखिर एनसीपी चीफ शरद पवार क्यों नहीं चाहते कि अदानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच हो। उनकी दलील है कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा, जिससे सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन वो जेपीसी नहीं चाहते, इसलिए वो आंकड़े भी पेश करते हैं। बकौल शरद पवार, अदानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच हुई तो उसमें 21 सदस्य होंगे। उन 21 में से 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। पवार के फॉर्मूले पर सत्ता पक्ष ने चुटकी ली, वहीं कांग्रेस विपक्ष की एकजुटता का राग अलाप रही है। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। दिस इज अ इंडिविजुअल personal opinion of Shri Sharad Pawar ji, who is a senior leader in the opposition. I think the united opposition altogether had decided that there should be a JPC form to go into the issues relating to the Adani issue, and that is why when this was unitedly decided, in which NCP was also a part of it, I think the entire opposition should abide by it. But in spite of that, he still feels his opinion, as he has said, that this is his individual opinion. So, well, people may have opinions, but when the opposition together takes a call, I think that should be followed by each and every constituent of the opposition. गौतम अदानी के मुद्दे पर असल में हुआ यूं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से देश की सियासत में उबाल है। शरद पवार ने कहा, उस शख्स ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे और तब भी सदन में कुछ दिन हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार जरूरत से ज्यादा तवज्जो इस मुद्दे को दे दी गई है। वैसे भी जो रिपोर्ट आई उसमें दिए बयान किसने दिए, उसका क्या बैकग्राउंड है। जब वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बवाल खड़ा हो, इसका असर तो हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए किया गया है। ऐसे में शरद पवार का तर्क है कि अगर जांच होनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दूसरा विकल्प दिया है वो ज्यादा ठीक है। पवार की माने तो कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को फोकस करने की जरूरत है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे, और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सदन में 19 विपक्षी पार्टियों ने अदानी मुद्दे को जमकर उठाया भी और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस मुद्दे को चटाई बनाकर विपक्ष खड़े होकर मोदी सरकार पर हमले कर रहा है, उसी चटाई को जमीन से पवार ने खींच लिया है, जिससे कांग्रेस समेत उन विपक्षी दलों को तगड़ा झटका लगा है जो विपक्षी एकता के दम पर मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लिए ताल ठोक रहे थे। आज तक तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि इस खबर को आप विस्तार से समझ सकें। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, एनसीपी का पक्ष रखेंगे, स्पोक्सपर्सन है, आपका स्वागत है। आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, शिवसेना ऊधव गुट के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, एलजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन क्योंकि प्रेम शुक्ला जी आप स्टूडियो में हैं तो शुरुआत हम आपसे करेंगे। और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार जी, उसमें एक डायलॉग था कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। आज आप लोग भी बहुत खुश होंगे। 3 महीने 4 महीने से परसेप्शन की लड़ाई, और अब जब हम देखते हैं कि पहले ममता बनर्जी और अब शरद पवार, और शरद पवार के कद के नेता का ऐसा बयान देना
आप लोग को तो काफी रिलीफ हो गया होगा, आसान हो गया होगा काफी काम। देखिए, राजनीतिक बयानों से किसी को जो है राहत या सांसत ये नहीं हुआ करती। श्रीमान शरद पवार जो हैं, ऐसे मामलों में वो तेल लगाए हुए पहलवान कहे जाते हैं कि उनके शरीर में तेल लगा हुआ हाथ उनका हाथ में आता नहीं है, और कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और विशेष करके श्रीमान राहुल गांधी वीर सावरकर के विरुद्ध सतत वक्तव्य 9 वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने पिछले महीने जो है वो उनको इस बात को लेकर जो है सतर्क किया कि आप बार बार वीर सावरकर के विरुद्ध ना बोलें, और अब जो है उन्होंने जेपीसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रख दी है। तो शरद पवार अगर कांग्रेस के जो सबसे पहले कांग्रेसी स्वयं रहे हैं, कालांतर में 1999 के विधानसभा चुनाव और 2014 के विधानसभा चुनाव के अतिरिक्त उनका कांग्रेस से लगातार चुनावी गठबंधन रहा है, तो जो स्वयं कांग्रेसी पृष्ठभूमि का हो, गठबंधन में रहा हो, और वह व्यक्ति अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध बातें करना प्रारंभ करे तो उसके पीछे राजनीतिक संकेत है या नहीं है। तो उस राजनीतिक संकेत को पढ़ना जो है ये स्वाभाविक तौर पर हर राजनीतिक विश्लेषक का और हर राजनेता का दायित्व होता है। परसेप्शन सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिन जिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी थोड़ा अडानी को लेकर सॉफ्ट हो जा रहे हैं। तो आप राजनीतिक पढ़ाई की बात करें, ऐसा तो नहीं कि ईडी और सीबीआई भी इसमें कहीं कुछ असर कर रही है? बहुत अच्छा। तो सबसे अधिक तो जो है कांग्रेस को सॉफ्ट होना चाहिए जी, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी पर 420 का मुकदमा है, श्रीमान राहुल गांधी पर 420 का मुकदमा है, ऐसे उनके तमाम नेता, शशि थरूर पर मुकदमा है, बहुत सारे नेताओं पर उनके मुकदमे हैं। तब तो कांग्रेस को बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए था अगर यही मानदंड है। वो तो कहते हैं गांधी डरता नहीं है। अच्छा, तो बिना डरे ही सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली थी नाक रगड़ के, क्या था वो? ठीक है, चरण सिंह सापरा जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते 3-4 महीनों में हमने देखा कि आप लोगों ने अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सड़क से लेकर संसद तक उठाया। संसद इस बार ठप भी रही, लेकिन संसद सत्र के बाद जब शरद पवार का यह स्टेटमेंट आता, और शरद पवार एक मंझे हुए राजनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे कि आपके सबसे पुराने साथियों में से हैं जो कांग्रेस का हिस्सा भी रहे और बाद में आपके साथ मजबूती से रहे। अगर वो ये कहते हैं कि अडानी अंबानी की योगदान जो देश में उसे कमतर मत आकिए, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर वो क्वेश्चन करते हैं, या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है उस पर नजर रखें, जेपीसी से कुछ नहीं निकलने वाला, तो एक परसेप्शन की लड़ाई में तो जो परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे थे वो तो आम जनता में गया कि देखिए ममता बनर्जी भी साथ नहीं है, शरद पवार भी साथ नहीं है। इससे पहले सावरकर का मुद्दा उठाया, उस पर भी शिवसेना ने विरोध कर दिया। तो या तो आपके मुद्दे सही नहीं उठ रहे हैं या आप विपक्ष को ही साथ नहीं ले पा रहे हैं। तो सवाल फिर होगा कि जनता को कैसे साथ ला पाएंगे? देखिए, ये परसेप्शन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की परसेप्शन देश के अंदर बनाना चाहती है जो बनेगी नहीं। अब मैं आता हूं शरद पवार जी के बयान पर। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि शरद पवार जी का या उनकी पार्टी का ये व्यक्तिगत बयान है। ये कोई जो बाकी की 19 विपक्षी पार्टियां हैं, ये उनका बयान नहीं है। और कहीं भी इस बयान के तहत श्री शरद पवार जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को क्लीन चिट देता हूं। क्या उन्होंने क्लीन चिट दिया? नहीं दिया। दूसरी बात, क्या शरद पवार जी का यह वक्तव्य ये समझना चाहिए कि बाकी की 19 पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका जेपीसी की मांग का अधिकार छीन लेती हैं? नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, यही खूबसूरती है विपक्ष के अंदर जो लोकतंत्र जिंदा है। वो तानाशाह की तानाशाही में लोकतंत्र जिंदा नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के अंदर लोकतंत्र जिंदा है जहां पर संवाद हो सकता है। संवाद जो है ये लोकतंत्र की खूबी है, और इस संवाद को विवाद में बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनका मीडिया सेल या इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करेगी। ये संवाद को विवाद में बदलकर देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अडानी के विषय पर ध्यान भटका करके चलेगा नहीं। कहीं भी शरद पवार जी ने यह नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का या उनकी विभाजनकारी नीतियों का मैं समर्थन करता हूं। क्या शरद पवार जी ने यह कहा? क्या शरद पवार जी ने यह कहा कि विपक्षी पार्टियां जो इकट्ठी हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी सत्ता के खिलाफ, मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा? क्या शरद पवार जी ने कहा? नहीं कहा। तो
तो शरद पवार जी का ये एक अपना व्यक्तिगत बयान है। शरद पवार जी ने जो आपने जो बातें कही, ये बात बिल्कुल सच है। अगर ये इतनी पाक साफ है, अगर ये दो बातें सर कही गई है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बात जिसमें कहा कि अडानी को पूरी, मैं सर आपको 1 मिनट से सुन रहा था, एक काउंटर क्वेश्चन करेंगे सर, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन अलाउ कीजिए सर। आप सीधे आरोप लगाएंगे तो कैसे चलेगा? अडानी को बाहरी संस्थाएं निशाना बना रही हैं, ये जो लाइन निकल कर आती है, अपनी कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में अडानी काम कर रहे हैं देश को जरूरत है। आपको नहीं लगता कि एक सॉफ्ट अप्रोच उनकी तरफ है, और जो माहौल आपने बनाया कि देश का सारा पैसा अडानी लेकर भाग गए, सारा लूट मार जो अडानी ने कर रखा है, उसको लेकर शरद पवार, मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी, शरद पवार, ये नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, कम से कम एक माहौल तो बन रहा था सर। उस माहौल के बीच में यह बयान, सॉफ्ट बयान, और इससे पहले सावरकर का बयान, आपके मसलों को जो मुद्दा आप उठा रहे हैं महीनों महीनों तक, उन पर अगर आपके साथ रहने वाले लोग मजबूती से नहीं है तो फिर देश में कैसे मैसेज जाएगा? और बीजेपी जो कोशिश करे, आप खुद कह रहे हैं, फिर उसमें वो क्यों कामयाब नहीं होगी? मुझे यह बताइए कि सॉफ्ट मैसेज या हार्ड मैसेज, भारतीय जनता पार्टी अगर पाक साफ है, अगर वो जानते हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार में उनका कोई योगदान नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई अडानी के साथ में भ्रष्टाचार में योगदान नहीं है, तो फिर 56 इंच का सीना डर क्यों रहा है? फिर 56 इंच का सीना जेपीसी लगा देना। और कहां लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई तहकीकात होने जा रही है तो उसके साथ में जेपीसी नहीं हो सकती? क्या यह हमारे संविधान में लिखा है? और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, वो सीमित है। वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, रेगुलेटरी बॉडी का, यानी सेबी के फ्रेमवर्क के ऊपर उनकी ज्यादा तहकीकात होगी कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के घटनाएं, इस तरह का गड़बड़ झाला या इस तरह का भ्रष्टाचार न हो। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ये नहीं देखेगी कि 38 शेल कंपनियां कहां से आई, 38 शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका था, चोंग चुंग लिंग कौन है, उसका विनोद अडानी से क्या रिश्तेदारी है, ये 38 शेल कंपनियों के जरिए से कितने करोड़ रुपए आए और वो किसके थे? वो प्रधानमंत्री के थे, अमित शाह जी के थे, या फिर वो पीएम केयर फंड के थे, या फिर वो किसी चीनी कंपनी के थे? जिस चीनी कंपनी को ये सारा काम मिला है, चाहे रोड का काम है, चाहे डिफेंस का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो हमारा दुश्मन देश है। दुश्मन देश के उद्योगपतियों को अडानी के जरिए से भारत में काम मिलता है, तो विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछे? हम जेपीसी की मांग करेंगे और जेपीसी की जो डिमांड है वो करते रहेंगे। ठीक है। चरण सिंह सापरा जी को नरेंद्र कुमार जी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, मतलब उनको सुनकर ऐसा लग रहा है कि अडानी इस वक्त एक्चुअली में खतरा है, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मूरत है, उनको सुनकर ऐसा लग रहा है। तो फिर शरद पवार ये क्यों कहते हैं सर कि जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है? आपकी पार्टी फिर ये क्यों कह रही है शरद पवार जी की तरफ से कि अडानी के मसले को जरूरत से तूल दिया गया है? और अगर आपकी पार्टी ये सोच रही है तो आप में कांग्रेस में इतना विरोधाभास क्यों? और किसको सही माना जाए, शरद पवार जी को या राहुल गांधी जी को? क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर इसका मायने यह है कि राहुल गांधी की पार्टी ने संसद में जो काम नहीं होने दिया उसको लेकर सवाल होंगे, और अगर आप गलत हैं तो फिर क्या आप डरे हैं, सहमे हैं, या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है, या जो एक आरोप लग रहा है कि आप लोग को महत्व नहीं दिया गया बीते कुछ महीनों से, तो आप लोगों ने भी दिखाया कि अभी भी हम हैं और हमारे बिना विपक्ष कुछ भी नहीं? शुभांकर जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो परिप्रेक्ष्य, आपका जो दृष्टिकोण है, शरद पवार जी ने क्या कहा? एक राष्ट्रीय चैनल पे शरद पवार जी ने कहा कि ये जो जांच, संपूर्ण विपक्ष की क्या मांग रही है शुरुआत से, कि ये जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे, अडानी पे जो आरोप लगे हैं उसकी जांच हो। समक्ष विपक्ष शुरुआत से कह रहा था या तो आप जेपीसी का गठन करो या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत उनके अध्यक्षता में आप इस पे जांच करो। यह विपक्ष की मांग रही है शुरुआत से। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति, 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी और सेबी को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने आने दीजिए। जब ये एक कमेटी गठित हो गई जो कि विपक्ष की मांग थी, तो फिर जेपीसी का औचित्य क्या बन रहता है कमेटी का? एक आज अर्थ संकल्पीय अधिवेशन एक बहुत नहीं, तो आपने अभी सापरा जी को नहीं सुना सर, वो तो बता रहे थे औचित्य क्या है। वो कह रहे थे कि वहां पर सीमित चीजें हैं,
यहां पर डिटेल जानकारियां विपक्ष के पास आएंगी, तो ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, शरद पवार जी ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि अडानी के मसले को जरूर साथ तुल दिया गया है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मसले हैं जिनको उस तरह से नहीं उठाया गया है। तो क्या एनसीपी को नहीं लगता कि यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें विपक्ष की 19 पार्टियां हैं? और नहीं लगता है तो क्या तर्क आपका है? जी, जेपीसी जो गठित करने की मांग हो रही है, इसमें मेजॉरिटी सदस्य किसके रहेंगे? वो सत्ताधारी पक्ष के रहेंगे। और ऐसे परिस्थिति में क्या सच्चाई देश के सामने आएगी? नहीं आएगी, ये शरद पवार जी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें तज्ञ है, एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, एएन सप्रे के अध्यक्षता में, तो सच्चाई देश के सामने आएगी। एक, शरद पवार जी ने कहा कि पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके एक एक मिनट उसका अहम होता है। देश की आज की परिस्थिति बेरोजगारी की हो, तो जो बातें आप सर हमें समझा रहे हैं, ये बातें आपकी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी जिसके साथ लंबे समय से आप लोग साथ हैं। आप लोग आपस में संवाद नहीं करते हैं विपक्षी एकता को लेकर, या सब अलग अलग मीडिया पे बात करते हैं केवल? एनसीपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, विपक्ष का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अलग स्टैंड ले लेंगे। अलग स्टैंड नहीं है, विपक्ष की मांग है सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी हो। अरे सर, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी हो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच का दायरा बहुत सीमित है, उसमें कुछ निकल कर नहीं आएगा। विपक्ष अगर जेपीसी करेगा तो उसमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। बीजेपी क्यों डर रही है अगर वे उनके लोग ज्यादा हैं? आप तो बीजेपी को कवर दे रहे हैं, तो सवाल यही है कि आप कवर क्यों दे रहे हैं? आपका कोई लालच है, अस्तित्व की लड़ाई है, या आप लोग को दरकिनार कर दिया गया कि आप लोग को उतना भाव नहीं दिया गया बीते कुछ महीने में? हमें कोई दरकिनार नहीं किया गया। एनसीपी विपक्ष के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है, और ये जो मांग है, जो सच्चाई सामने आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के तहत आएगी, जेपीसी के तहत नहीं आएगी, क्योंकि वहां बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य उसमें सम्मिलित रहे। हमारे अवध में सर एक कहावत कहते हैं, गुड़ खाके गुलगुले से परहेज करना। फिलहाल यही कहानी लग रही है। लेकिन आनंद दुबे जी, हम आपके पास भी आएंगे। आप लोग का भी हाल यही वाला है, सावरकर के मसले पर साथ नहीं निभाएंगे, लेकिन विपक्षी एकता है। शरद पवार जी ने कह दिया, ठीक है, उनकी पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। आपने अभी भी सुना पैनल में 10 बार उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, उनका स्टैंड क्लियर है, लेकिन विपक्षी एकता बनी हुई है। अब जनता को या तो आप बेवकूफ समझ रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 4 बातें अलग अलग आएगी। जनता के मन में तो सवाल होगा, एक परसेप्शन बना दिया गया था बीते कुछ महीनों में कि उधर से चोरी हो रही है, सरकार साथ दे रही है। अब उस गुब्बारे की हवा 4 अलग अलग बयानों से निकलने की अगर बात बीजेपी कह रही है, तो फिर क्या गलत कह रही है? शुभंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, शरद पवार साहब देश के एक बड़े और वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कभी भी जेपीसी का विरोध नहीं किया। जेपीसी के विरोध में जब जब मीटिंग्स हुई विपक्ष की, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी एक राय दी और राय अपने अनुभव से दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेपीसी में जब जिसकी पार्टी की संख्या ज्यादा होती है, अगर उसी का चेयरमैन होगा, उसी की संख्या ज्यादा होगी, तो क्या यह आशंका नहीं होगी कि जो न्याय प्रक्रिया है, जो रिजल्ट आएगा, क्या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता? लग सकता है। तो जेपीसी तो है ही है, उससे ज्यादा कारगर सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी, जो उनकी मॉनिटरिंग में कमिटी बनी हुई है, वो यदि जांच कर रही है तो हो सकता है कि निष्पक्ष जांच हो, देश की जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ये हो गई पहली बात। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं जेपीसी होनी ही नहीं चाहिए, हम विपक्ष की एकता में फूट डाल रहे हैं, सबके अलग अलग मत हैं, ऐसा तो कहीं बात नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का क्या स्टैंड है? क्या जेपीसी की मांग जांच होनी चाहिए, या जो बात शरद पवार कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? आप किधर हैं? शिवसेना का स्टैंड एकदम क्लियर है। हम आज भी विपक्ष के साथ खड़े हैं। अरे विपक्ष में शरद पवार के साथ खड़े या कांग्रेस के साथ खड़े? जेपीसी की मांग जायज है। सुभांकर जी पहले सुनिए, इतना स्पष्ट कह रहा हूं कि जेपीसी की मांग जायज है। जेपीसी से सरकार क्यों भाग रही है? क्या ऐसा छुपाना चाहती है जिसके लिए जेपीसी नहीं बिठा रही है? यदि अडानी जी ने कोई घोटाला किया ही नहीं है तो जेपीसी में भी रिजल्ट आ जाने दीजिए। यही तो प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही साथ रहने के बाद भी विचार अलग हो सकते हैं। जैसे वीर सावरकर जी पे एनसीपी और शिवसेना का एक स्टैंड रहा,
कांग्रेस का अलग रहा। जेपीसी पे कांग्रेस और शिवसेना का स्टैंड एक है, एनसीपी का अलग। इसका ये अर्थ कतई न निकालिए कि विपक्ष की एकता में फूट पड़ गई है। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, सबका तो मतलब अपना अपना अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और एक आदमी सावरकर को गाली दे रहा है और एक आदमी कह रहा है कि वो हमारे हीरो हैं, तो जो वोट देने जा रहा है वो अलग अलग इलाकों में किसको मान ले? शुभंकर जी, हमें कोई चीज बुरी लगेगी, हम अपने साथी को आपत्ति ही तो जताएंगे। हमने एक आपत्ति जताई, कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया, विवाद समाप्त हो गया। स्वीकार कर लिया का मतलब आगे से सावरकर को निशाना नहीं साधा जाएगा? बिल्कुल नहीं साधा जाएगा। पूछ लीजिए, सप्रा जी बैठे हैं, पूछ लीजिए ना। हम क्या कोई ये है कि हम ऐसी गलत बहुत बड़ी खबर दे दी मुझे, मैं पूछ ही लेता हूं आपकी बात पर। हालांकि मेरे पास मेहमान और भी थे, लेकिन चरण सिंह सप्रा जी, अब क्या सावरकर जी को आप लोग सवाल नहीं खड़े करेंगे? कांग्रेस, वो आपके सहयोगी कह रहे हैं कि अब आप लोग उतना ही सम्मान देंगे, उतना ही बड़ा उन्हें मानेंगे जितना बड़ा बीजेपी, शिवसेना या एनसीपी हाल के दिनों मान रही है। ये है, अगर है तो फिर ये स्टैंड में बदलाव आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकली क्वेश्चन खड़ा करेगा? और नहीं है तो स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव नहीं है। और आपको ये बता दूं कि ये जो सावरकर जी वाला मुद्दा, जो शिवसेना ने हमारे आला नेताओं से बात की है, ये आला नेताओं के बीच क्या बात हुई है ये तो मेरे से चर्चा नहीं हुई। और अगर क्या बात हुई है ये मीडिया पर भी अगर अभी बताने का समय नहीं है, जब बताना होगा तब हम बताएंगे उसके अंदर। लेकिन हर पार्टी को अधिकार है सावरकर कौन है अभी आपके लिए? उनके अभी कांग्रेस के लिए सावरकर आपको एक कौन है बात सर? बता दूं, बीजेपी और पीडीपी जब जम्मू कश्मीर में इकट्ठे थे तब भी वो 370 का विरोध कर रहे थे। तब तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद भी 8 महीने तक बीजेपी की सरकार चली, तब एक तरफा युद्ध विराम, नरेंद्र मोदी की सरकार। अब मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, आप बोलेंगे सर, आप ही बोलेंगे, लेकिन सवाल तो मैं डिसाइड करूंगा ना सर। जवाब आप डिसाइड कर लीजिएगा, जवाब आप डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे एक मेहमान बाकी, मैं आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए आया हूं क्योंकि शिवसेना की तरफ से कहा गया कि अब कांग्रेस पार्टी कभी भी सावरकर पर सवाल नहीं खड़े करेगी। आप कह रहे हैं आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, तो सावरकर हीरो हैं या सावरकर देशद्रोही हैं? सावरकर गद्दार हैं या सावरकर महान है? आप आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे हैं, इसीलिए मैं भी आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा हूं। अगर आपको अधिकार है आउट ऑफ द बॉक्स मैं तो आपके सहयोगी की बात को केवल वेरीफाई करने के लिए आया हूं जवाब देने का। तो मेरा जवाब तो मैं भी उस वेरिफिकेशन के तहत आपको बता रहा हूं कि जब दो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठी होती हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो महाविकास आघाड़ी का था उसमें वीर सावरकर विषय नहीं था, उसमें राज्य के गरीबों की, किसानों की तकलीफ, वो तमाम सारी चीजें थी। और बीजेपी और पीडीपी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें तो अलगाववादियों को मान्यता दे दी थी नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने। सावरकर को हीरो नहीं मानते। आनंद दुबे जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आपने बड़े दावे से ठोकर कहा था, आपने बड़े दावे से ठोकर कहा था। एक मिनट। आदरणीय संजय राउत साहब की आदरणीय राहुल गांधी जी से बात हो गई है। संजय राउत साहब ने एक बड़े चैनल को स्पष्ट कर दिया है, ये विवाद अब समाप्त हो चुका है, देश की जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हालांकि लाइव आपको वेरीफाई करा। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, उस मसले को हम सिर्फ अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अरविंद वाजपेयी साहब, अब देखिए कई सारे विवाद ऐसे हैं, बीते साल, 2 साल, 3 साल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2-3 बड़े मुद्दे उठाए गए। एक वीर सावरकर का था, राहुल गांधी जी ने देश विदेश हर जगह पर उसको उठाया और बेबाकी से उठाते रहे हैं। दूसरा मामला अडानी को लेकर था। एक तरफ शिवसेना है, एक तरफ शरद पवार है। आज का स्टेटमेंट, इससे पहले शिवसेना का कई बैठकों में ना जाना, कैसे आप देख रहे हैं विपक्षी एकता के नाते? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि संपूर्ण विपक्ष मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से, महीनों से विपक्ष जो है पूरा एक ही मुद्दा उठा रही है, जिसपे सारी पार्लियामेंट में नहीं चलने दी लोगों ने, वो है अडानी का मुद्दा। और अडानी के मुद्दे पे कल जो इंटरव्यू दिया है शरद पवार साहब ने, उसमें साफ कहा है उन्होंने कि मेरा मानना ये है कि ये जेपीसी की मांग करना गलत होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की समझ ये है कि अखबारों में छपते रहेंगे अगर जेपीसी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जेपीसी की न्यूज अखबारों में छपना मैंडेटरी होता है और वो कुछ दिनों सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये बड़ा सीधा सा है कि इतनी स्पष्ट बयान के बाद ये सवाल विचारधारा की लड़ाई का नहीं है या सवाल गठबंधन का नहीं है। सवाल सीधा है
कि शरद पवार देखिए अरविंद जी यहाँ पर इस शिवसेना मुहिम भी से विरोध जता अपने रही आप है, को अलग वो खड़ा भी ये करते कह रहे हैं हैं। कि उनका मतलब ये था कि 21 में से 15 लोग जो हैं बीजेपी के हैं, स्पष्ट नतीजा नहीं आएगा। उन्होंने इंकार नहीं किया था, वो ये कह रहे हैं शरद पवार जी। अरे इंटरव्यू मैंने देखा, खुद देखा है मैंने, उन्होंने साफ कहा है कि जेपीसी का कोई औचित्य नहीं है, औचित्य वर्ड यूज किया गया है। और हम लोग ये बात शुरू से कह रहे हैं कि भाई आरोप लगा के आप इतनी हाईएस्ट कमेटी की डिमांड क्यों करोगे? खड़गे साहब का याद करिए, खड़गे साहब की पहली स्टेटमेंट क्या थी? उनकी डिमांड थी कि जेपीसी की और सुप्रीम कोर्ट के जज के इंक्वायरी करने की। तो वो जज के इंक्वायरी वाली बात बन गई और उसमें सरकार ने कंसेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहली डेट पे ही जाके कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर कोई कमेटी इस जांच को करती है, उसी के बेस पे हुई है। फिर उन्होंने, सरकार ने सील कवर में नाम दिए, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम ये नहीं मानेंगे, तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं आप अपॉइंट कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक प्रेम शुक्ला जी से मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, कांग्रेस बार बार एक सवाल पूछ रही है और शरद पवार जी के बयान के बाद भी आया, कई नेताओं ने ट्वीट किया, लिखा कि अगर 15 आपके भी हैं तो आपको और उत्साहित होकर जेपीसी बना देना चाहिए। वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए, और यही शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि 20,000 करोड़ किसके हैं? अगर देश की जनता के मन में यह सवाल है तो आप लोग क्यों स्पष्ट नहीं करते हैं? और वो मोदी जी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं एक बिजनेसमैन पर, जिसके यहां कह रहे हैं कि शेल कंपनियों की तरफ से गलत निवेश गया है। तो सरकार भाईचारा या दोस्ती या डर क्यों दिखा रही है, ये कांग्रेस का सवाल है। अगर जेपीसी से क्यों बच रहे हैं आप? शेल कंपनियों की जांच जेपीसी करती है, ये राहुल गांधी की नई विद्वत्ता है। शेल कंपनियों की जांच के लिए हमारे पास एजेंसियां हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एक समिति गठित की है, विशेषज्ञों की समिति गठित की है, सरकार ने उसको कंसेंट दिया है, तो सरकार के मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। अब जिस परिवार में 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग जबरदस्ती एक उद्योगपति से, यस बैंक के जो है एमडी से वसूली के लिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने भेज दिया और एफएटीएफ में जिक्र हुआ, जिसका बाकायदा जो है 5,000 करोड़ रुपए के गबन के जो अभियुक्त हैं बेल पर हैं, और जो विदेशी, अभी इस आधार पर जांच होने लगे तो एक विदेशी पत्रिका ने छापा कि श्रीमती सोनिया गांधी विश्व की तीसरी सबसे अमीर महिला हैं। एक विदेशी पत्रिका ने छापा, और उसमें से भी केजीबी आर्काइव्स के आधार पर छापा कि श्रीमती सोनिया गांधी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उनके घर में केजीबी के लिए जासूसी करती थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई वो जो है एंटिक की स्मगलिंग कर रही थी। इन सब के आधार पर क्या जांच बने? एजेंसियां जब बैठेंगी, जेपीसी बैठेगी? नहीं बैठ सकती। जो जांच होनी चाहिए वो जांच हो रही है। अगर इनको कोई आशंका है तो जांच एजेंसियों के भी दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन चूंकि इनको सिर्फ उद्योगपतियों से वसूली करने की आदत है, जैसे राणा कपूर से वसूली हो रही थी, पता नहीं अदानी को क्या बेचने की कोशिश की हो इन्होंने और वो ना बिका हो, तो ऐसी आशंकाएं हैं। आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा समय भी दूंगा मैं जवाब देने का, लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि 1992 में 2001 में जेपीसी गठन हुआ था, वो सही साबित हुआ था। उन्होंने तो एक फिल्म का नाम भी दे दिया है, हम आपके कौन को कर दिया, हम अडानी के हैं कौन। 1992 में मुझे कृपा करके बताइए, स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी को सबूत चाहिए था। और उसमें जो है सेबी के, इसके अलावा सीबीआई जांच हुई थी कि नहीं हुई थी? जेपीसी ने क्या कार्रवाई की थी, जरा अभी बता दीजिए, पूछ के चरण सिंह सप्रा जी से, कि 1992 में सेबी का गठन उसके बाद हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो जेपीसी गठित हुई थी, उस जेपीसी ने क्या दंडात्मक कार्रवाई उस हर्षद मेहता के प्रतिभूति घोटाले में क्या किया, जरा बता दो। चरण सिंह सप्रा जी, आप पर कई आरोप भी लगाए गए हैं, कई आपके नेताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं कि आपकी पार्टी के बड़े नेता, आला कमान जो हैं, वो खुद इस तरह की चीजों में लिप्त रहे हैं। ये भी कहा कि अडानी से क्या लेना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना स्टैंड एक तरीके से क्लियर कर दिया। आपका समय, आप काउंटर करना चाह रहे थे। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये संसद में रोकेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। ये चोर बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकलेंगे। तो जिस तरह से ये वक्तव्य कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि बोफोर्स का मामला सबसे पहले स्वीडिश रेडियो पर आया था, और स्वीडिश रेडियो के तहत, मतलब उसके आधार पर वो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जेपीसी लगी थी। तो अगर स्वीडिश रेडियो के आधार पर जेपीसी बोफोर्स में लग सकती है, तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है
हम ये कहते हैं कि अडानी की कंपनियों की तहकीकात करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी आपको कंफ्यूज कर रही कि 38 शेल कंपनियों की तहकीकात जेपीसी कैसे करेगी। अरे भाई अडानी तो यही है ना, अडानी की चोरी हम बता रहे हैं। आप अडानी की चोरी की तहकीकात करोगे, वो तहकीकात ऑटोमेटिकली 38 शेल कंपनियों तक पहुंच जाएगी। और जेपीसी में अगर आपके सदस्य ज्यादा हैं तो फिर मोदी जी जो मजबूत अपने आप को बताते हैं फिर डरते क्यों हैं, फिर डरपोक मोदी क्यों हो जाते हैं। करिए ना, 21 में से 15 सदस्य आपके हैं, लेकिन इनको ये पता है मैं कि चीटर जो कहूं, 21 सदस्य 420 है, कहूं, चोरकट कहूं, ठीक नहीं लगता सवाल पूछ सकता है, भाषा का स्तर बना होगा। नहीं तो मुझे भी उस तरह के स्तर पे उतरना पड़ेगा। नहीं कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को लेकर अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर चर्चा का जो स्तर है थोड़ा गिर जाएगा। आपसे भी गुजारिश है, आप शब्दों का चयन अच्छा कर लेंगे तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, फिर वो भी 4 बातें बोलेंगे तो फिर बहस गायब हो जाएगी। ये स्टूडियो में बैठने का फायदा ले 420 कहना चाहिए, मैंने ऐसा लेकिन सवाल ये है देश के सामने सोनिया 420 में कहूँ अत्यंत पसंद है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, वही कह रहे हैं, दोनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग शब्दों का चयन अच्छा करें। केवल मैं तो अच्छे शब्दों का चयन कर रहा हूँ। अच्छा वो अभद्र संस्कृत से आए तो मैं क्या करूं? भाषा का दंगल नहीं करना, कर रहे हैं, ठीक से ही कर रहा हूं। अभद्रता कर रहे हैं वो, आप शब्द बक रहे हैं। मैं भाषा का दंगल नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि अगर 21 में से 15 सदस्य अगर आपके हैं, अगर चेयरमैन आपका है तो आपको डर काहे का भाई? लगाइए ना जेपीसी। लेकिन इनको पता है कि जेपीसी में जो सवाल पूछे जाएंगे आप भी समझते हैं कि सियासत में तक जाएंगे, कुछ भी इतना मासूमियत नहीं होता है। अगर जेपीसी बन जाती है, नतीजा क्या निकलेगा वो अलग बात है, लेकिन परसेप्शन तो बन जाता है। बीजेपी उस परसेप्शन से बचना चाह रही है, इसीलिए शरद पवार के बयान को लेकर लगातार वो हाईलाइट कर रहे हैं। अब अगर शरद पवार को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बीजेपी तो आपसे सवाल पूछ सकती है कि पहले आप विपक्ष को समझाइए। आप ममता बनर्जी को नहीं समझा पा रहे, आप शरद पवार को नहीं समझा पा रहे बात। वो कह रहे हैं कि देखिए बाहर की कंपनियों को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारे आगे खराब हो जाएगी। तो जो बातें आप कह रहे हैं, अगर विपक्ष पहले नहीं समझेगा तो बीजेपी आपकी बात क्यों माने? वो भी सियासी पार्टी, उनको भी सियासत करनी है, चुनाव में जाना है। तो मैं भी समझा रहा हूं ना कि हम आपको कह रहे हैं कि अडानी तो भारतीय है ना, अभी उसका पासपोर्ट तो है ना उसके पास, वो भी नहीं तो विजय मल्ल्या बन जाएंगे, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बन जाएंगे। पहले वो तो सुरक्षित कर लो, उनकी तहकीकात करो। अगर कहीं से ये खबर आई है तो आप उस खबर को 100% खारिज कैसे कर सकते हैं? आप विपक्ष के सांसदों को संसद में बोलने के लिए रोक कैसे सकते हैं? आप उनके माइक म्यूट कैसे कर सकते हैं? आप संसद को म्यूट कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, एक सवाल सपना जी एक सवाल मेरे मन में और जाना चाहता है तो आप उनको क्यों रोकते हैं? ये तानाशाही है, ये तानाशाही बंद करिए। ये तानाशाही के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर उतरा है, वही मैं कहने जा रहा हूं। ठीक है, जो मोदी अब आप बातें रिपीट कर रहे हैं सर, आपको मैंने पूरा समय दिया, आप बातें रिपीट कर रहे हैं सर। इसके विरुद्ध हम उतरे। ठीक है, आप उतरेंगे सर, आप उतरेंगे, आपकी खबर भी हम दिखाएंगे और उस खबर पर सवाल भी पूछेंगे और लगातार पूछते रहेंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल फिर आ रहा है और मैं फिर शरद पवार के इर्द गिर्द ला रहा हूं क्योंकि चर्चा उसी केंद्र पर है। इससे पहले राफेल का मुद्दा हो या पेगासस का मुद्दा हो, वो भी आप लोगों ने जोर शोर से उठाया था। उस दौरान भी विपक्ष के सारे पार्टियां साथ नहीं आई। बाद में हमने देखा चुनावी नतीजे में तब्दील नहीं हुआ। 2024 का चुनाव नजदीक है। क्या यह लड़ाई इसलिए भी है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है क्योंकि एक वर्ग यह भी कह रहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर भी कहानी है, ममता अलग है, शरद पवार जी को आप लोगों ने उतनी रिस्पेक्ट दी रही इस बीच में, तो वो भी अपना एक स्टैंड ले रहे हैं। आपको लगता है कि यह मुद्दा भी कहीं पेगासस या राफेल की तरह गायब तो नहीं हो जाएगा? ये मुद्दा गायब हो ही नहीं सकता, ये नरेंद्र मोदी जी भी और अमित शाह जी भी जानते हैं। इसीलिए वो हथकंडा अपनाना चाहते हैं जिससे देश का नैरेटिव जो है वो ध्यान भटके। ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम जो है ये रोज निरंतर चल रहा भारतीय जनता पार्टी का। कभी ओबीसी के माध्यम से चलेगा, कभी ये शरद पवार जी के माध्यम से। आप कह रहे नहीं खत्म होगा। तो ये नरेंद्र कुमार जी, आप एनसीपी से हैं, बीते कुछ समय में हमने देखा कि किसी टीवी पत्रकार ने भी अगर सवाल पूछ लिया कि बीजेपी ऐसा कह रही तो कह दिया गया कि आपको अडानी ने खरीद लिया है। बहुत सारे ऐसे बयान है। आपको डर नहीं लगता है कल को शरद पवार जी को लेकर भी कहीं से आवाज आ जाए कि अडानी ने शरद पवार जी को भी खरीद लिया? क्योंकि यह आरोप हमने देखा अडानी के मसले पर बड़ी बेबाकी से पूछा गया। कई सारे रिपोर्टर्स जो कांग्रेस कवर करे थे उन पर भी ऐसे आरोप लगा दिए गए। तो आप क्या इस बात को लेकर संकोच नहीं कर रहे कि आपको लेकर भी सवाल होगा कि शायद आप लोग डर गए ईडी से, सीबीआई से, और या फिर कुछ आपका अलग एजेंडा है या दोस्ती आ रही है? जी शुभंकर जी, शुभंकर जी, मैं यहां
शुभांकर जी जी बात रखिए शुभांकर जी, बात रखिए सर, आपको सुन रहे हैं। शुभांकर जी, हाँ शुभांकर जी, आपने अभी आदरणीय शरद पवार जी का नाम लिया कि अदानी ने क्या शरद पवार जी को खरीद लिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर, स्पष्ट बता दूं। नहीं, ये नहीं कहा गया। मैंने कहा कि क्या आप लोग को डर नहीं लग रहा कि जैसे बाकी लोगों पर ये आरोप लगा दिए गए, ऐसे ही आप पर भी ये आरोप आ जाए कि क्या खरीद तो नहीं लिया जो आरोप लग रहे हैं। जैसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, उसको कह दिया गया। तो आप लोग को क्या इस बात का संदेह नहीं रहा है कि आप लोगों ने जो सॉफ्ट रुख अपनाया है, विपक्ष से ही आप पर सवाल खड़े हो जाए? हमारा कोई सॉफ्ट, एनसीपी का कोई सॉफ्ट स्टैंड नहीं है। संसद जो है ये इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। देश इस वक्त बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की दौर से गुजर रहा है, और यही एक पंचायत है जहां पे शरद पवार जी का कहना था कि वहां पे चर्चा होनी चाहिए, वहां पे उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और उसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। पूरा का पूरा अर्थ संकल्प अपना जो बजट सेशन था वो भेंट चढ़ गया इस अडानी केस पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं बिठाती तो जेपीसी की मांग जायज थी। पूरा विपक्ष कह रहा था शुरू से कि भाई सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी, सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी। जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गई तो जेपीसी का औचित्य नहीं बनता। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जिन पार्टियों ने संसद को नहीं चलने दिया वो गलत किया देश की जनता के साथ? संसद चलनी चाहिए थी, कुछ लोगों ने अपने हितों के चक्कर में ऐसा किया। देखिए संसद जो है ये इसके पहले भी इस देश ने देखा है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी उन्होंने समय समय पर संसद को रोका है। संसद चलाने का जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है, सत्ताधारी की होती है। सबको सेटिस्फाई करने में सर मुख्य जवाब छोड़ दे रहे हैं। अभी जो संसद नहीं चली, आप क्या मानते हैं कि इस मसले को बेवजह लंबा खींच दिया गया? संसद चलने देना चाहिए था, नहीं चली वो गलत हुआ? सीधा सवाल है सर। इतिहास में क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। जब विपक्ष में नेता होते हैं वो क्या करते हैं वो हम जब जानते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति स्थापित कर दी गई, उसके बाद संसद को चलने देना चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद के जो प्रश्न हैं, अहम प्रश्न इस देश के, वो संसद में आने चाहिए। ठीक है आनंद दुबे जी, ये तो घर से ही सवाल खड़ा हो गया सर। यही बात तो बीजेपी भी कह रही थी कि आप लोगों ने एक मसले को उठा रखा है। प्रेम शुक्ला जी यहां भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जांच जारी है, आप लोग खाली खबर में बने रहने के लिए संसद को ठप करवा दिया। अब वही एनसीपी भी कह रही है और खुलकर कह रही है कि गलत किया आप लोगों ने, शुभांकर देश की जनता के साथ न्याय किया। अरविंद वाजपेयी जी ने जो कहा कि शरद पवार जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अखबारों में बने रहने के लिए अडानी का नाम ले रहे हैं, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। क्योंकि देखिए अडानी के ऊपर यदि कोई आरोप लगे। आनंद दुबे जी आपसे मैंने सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल ये है, एनसीपी कह रही है आप लोगों ने संसद ठप करवा के देश की जनता के साथ अन्याय किया है, गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट में जब जांच जारी थी आपको संसद चलने देना चाहिए था और बड़े मसले थे देश के। शुभांकर जी आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती। सरकार बड़ा हृदय करके यदि हमें आमंत्रण दे के आइए, कहिए अपने प्रश्न रखिए, हम उसका उत्तर देंगे, तो संसद हम चलने देंगे। यदि हमारी बात ही नहीं सुनेगी सरकार तो हम संसद कैसे चलाएं? हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है संसद चलाने की, जिम्मेदारी तो सरकार की है। मैं यही बड़ा हैरान हूं कि संसद चले ये तो हम चाहते हैं, उल्टा हम पर आरोप लगा जा रहा है कि हम संसद नहीं चलने दे रहे। मतलब नहीं, आप लोग तो एक मांग को लेकर अड़े थे शिवसेना। आपने एनसीपी को सुना, वो कह रहे थे कि जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला चला गया तो संसद चलने देना चाहिए था। आप लोग जिद में अड़े हुए थे। ये एनसीपी की व्यक्तिगत राय होगी, ये विपक्ष की एकत्रित राय नहीं है। विपक्ष की शुभांकर जी कि जेपीसी होनी ही शुभांकर जी मैं आना चाहूंगा, होनी ही चाहिए। शुभांकर जी जी नरेंद्र जी, आप प्रेम शुक्ला जी सारा काम आसान कर दे रहे हैं आज। शुभांकर जी नहीं शुभांकर जी सुनिए जी। संसद जब शुरू हुई उस वक्त राजनाथ सिंह जी ने, जो कि नेता है बीजेपी के लोकसभा में, उन्होंने राहुल गांधी पे कि जो उन्होंने विदेश में जो स्टेटमेंट किया
उस पर माफी मांगे। शुरुआत जो संसद को डिस्टर्ब करने की हुई वो बीजेपी द्वारा हुई, और बीजेपी सरकार की जवाबदारी है, ये सरकार की जवाबदारी है कि संसद को चलने दिया जाए। शुरुआत में ही आप देखिएगा कि डिस्टर्बेंस आया था, वो सरकार की ओर से आया था, राजनाथ सिंह समझ गए सर। अब आप के द्वारा आया, आपने बैलेंस कर लिया सर, इसको आप देखिए, आपने बैलेंस कर लिया, वो वाली बात भी रख दी और इधर भी कवर अप कर दिया विपक्षी एकता को लेकर भी। आज समय कम है अरविंद वाजपेयी जी, ये बैलेंस जो है ये टीवी पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जनता के बीच में क्या ये उतना असरदार इंपैक्टफुल होगा? ठीक है सर, समय कम है सर, अब दो काउंटर लेने। अरविंद जी, टीवी पर तो बैलेंस अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जनता के बीच क्या बैलेंस बन पाएगा विपक्ष का? ये अडानी देखिए ऐसा है, अडानी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब वहां अडानी को वेलकम करते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठेके देते हैं, तो वो अडानी ग्रुप सेंटर में वो हो गया और राज्यों में ठीक है। ठीक है, अब समय कम है, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे। शुरुआत फिर जहां से मैंने की थी, खुश तो बहुत होंगे डिबेट देखकर भी, आप सारा काम आसान कर दिया आपका। ये कुछ लोगों की आदत है लोगों से वसूली करना। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखे इनकी सरकार में, और इनकी सरकार द्वारा अपॉइंटेड पुलिस अधिकारियों ने रखे, अडानी के खिलाफ वही कर रहे हैं। ये पूरे देश से वसूली करना चाहते हैं, ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। चरण सिंह सापड़ा जी, 10 सेकंड आपके लिए दिया जा सकता, नहीं कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। 10 सेकंड आपके लिए भी, समय नहीं मेरे पास। ये जो वसूली की बात कर रहे हैं, ये पहले बताएं कि 50 खोखे सब कुछ ओके, ये महाराष्ट्र के अंदर 50-50 खोखे देके वसूली करना चाह रहे थे अंबानी से, बताओ तो सही। गुट को खरीदा है, प्रत्यारोप, सवाल जवाब, और इन सब के बीच में विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ा सवाल, क्या विपक्षी एकता में है दरार? कम से कम शरद पवार के बयान के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल टीवी पर दिख भी रहे हैं। इसका क्या असर होगा 24 में, उस पर हमारी नजर है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।